दोस्तों, आज मैं आपके सामने तमिल भाषा में रिलीज हुई एक अंडररेटेड मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट स्टोरी के हिसाब से काफी अलग है, क्योंकि शुरू में ये मूवी आपको एक पुरानी मूवी की याद दिलाएगी जिसको आप ही कमेंट में बता देना। लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है तो समझ आता है कि मूवी काफी डिफरेंट टाइप की है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां आधी रात के वक्त गांव के लोग एक बंगले के पास आते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग उस बंगले में घुसकर उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर इस बंगले में एक डिवाइस की मदद से किसी मणि को ढूंढने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इधर उधर चेक करने पर इनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही ये लोग एक दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां पहुंचते ही इनकी वो मशीन अचानक से बीप करने लगती है, जिसके बाद उनमें से एक आदमी दूसरे लोगों से कहता है कि यही वो जगह है, फौरन यहाँ पर खुदाई शुरू करो। फिर काफी देर तक खोदने के बाद जब इनके हाथ कुछ नहीं लगता तो ये अपना पेशेंस खोने लगते हैं। पर तभी अचानक इन्हें थोड़ा और खुदाई करने पर एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही ये लोग उसको खोलते हैं तो उसमें से गोल्डन रेज निकलने लगती हैं, जैसे कि उसके अंदर कोई सोना रखा हो। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स के अंदर एक किताब है जिसके अंदर एक मणि है जो बहुत ही तेज चमक रही है। इसके बाद जब उनमें से एक आदमी उस मणि को छूने वाला होता है तो दूसरा आदमी उससे कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं गुरुजी ने क्या कहा था कि इस मणि को छूना मत। अब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अरे यार, इस मणि को देखो, इसकी खूबसूरती को देखो, अगर गुरुजी खुद भी यहाँ पर होते तो वो भी इसे छू लेते, देखो कैसे चमक रही है। तो इस तरह से जब वो बंदा उस मणि को छूता है तो एकदम से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो लोग शायद मर जाते हैं या तो घायल हो जाते हैं, क्योंकि वो सब हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उस बंगले में अचानक एक रहस्यमयी सांप आता है जो उस मणि के पास आकर उसे वापस उसी जगह पर रख देता है जहां से उन लोगों ने उसे निकाला था। इसके बाद बैकग्राउंड में हमको ये बात सुनने को मिलती है कि ये सांप एक आत्मा है और वो भी एक ऐसे इंसान की जिसकी मौत अनहोनी घटनाओं से हुई थी, और इसी वजह से ये स्पिरिट अपने बदले की आग में भड़क रही है और सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने के बाद ही इसे मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गुरु नाम के एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि आज जब ये गुरु सो रहा होता है तो इसको बहुत ही अजीब सा सपना आता है, जैसे ये किसी से जंग कर रहा हो। और एक खास बात ये भी थी कि अक्सर इसको अपने सपनों में वही सांप और किताब भी नजर आती थी जिस सांप और किताब को हमने उस बंगले में देखा था। साथ ही ऐसे सपने इस गुरु को बार बार आते हैं, लेकिन ये आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर इसकी वजह क्या है। ऊपर से जब भी इसे ये सपना आता था तो ये एकदम से जाग जाया करता था। अब इस गुरु का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जो गुरु को समझाकर वापस से उसको सुला देता है। सुबह होने के बाद गुरु और उसका फ्रेंड एक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, जहां वो प्रोड्यूसर इन दोनों को देखकर पूछता है कि क्या आप स्वामी जी के पास जाकर आए हो। तो गुरु उससे कहता है कि हाँ सर, हम वहां से होकर आए हैं। अब एक्चुअली बात यह है कि इस प्रोड्यूसर के पास आने से पहले गुरु और उसका फ्रेंड एक स्वामी जी के पास गए थे, क्योंकि गुरु अपने उन सपनों से बहुत परेशान था और उनके बारे में जानना चाहता था कि आखिर उन सपनों के आने के पीछे का राज क्या है। तो वो स्वामी गुरु को देखकर यही कहता है कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, तो तुम उस प्रोड्यूसर से जाकर मिलो। और इस तरह से वो स्वामी जी गुरु को एक किताब भी देते हैं, ठीक वही किताब जो अक्सर गुरु के ख्वाब में आया करती थी। साथ ही वो गुरु से ये भी कहते हैं कि इस किताब को अपने पास रखना, इसमें एक कहानी है और उसी कहानी के ऊपर तुम अपनी फिल्म बनाओ। अब गुरु पूछता है कि स्वामी जी ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सपने, उनका क्या, आखिर वो क्यों आ रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारे उन सपनों का सॉल्यूशन भी इसी किताब की कहानी में है। फिर जाते जाते वो स्वामी जी गुरु से ये भी कहते हैं कि अपनी उस फिल्म को तुम कांतारा मलेगांव में शूट करना। तो इस तरह प्रेजेंट में गुरु यही सारी बातें इस प्रोड्यूसर के पास आकर बताने लगता है। अब ये प्रोड्यूसर असल में उस स्वामी जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, इसलिए ये इनसे कहता है कि जैसा स्वामी जी ने कहा है तुम लोग ठीक वैसा ही करो और उस गांव में जाकर इस कहानी को लिखकर मुझे इन्फॉर्म करो, हम इस कहानी पर मूवी जरूर बनाएंगे। अब ठीक उसी वक्त इस प्रोड्यूसर का बेटा विक्रम भी वहां आ जाता है, जो अपने पिता की बातें सुनकर एकदम से भड़क जाता है। इसके बाद वो सीधा गुरु और उसके फ्रेंड पर चीखने चिल्लाने लगता है। साथ ही वो अपने पिता से भी कहता है कि तुम फिर से मूवी बनाने लगे,
ऐसी ही घटिया मूवीज बनाकर उन्हें फ्लॉप कर दो और मुझे कंगाल कर दो। मैं भी देखता हूँ कि ये दोनों मूवी कैसे बनाएंगे। और इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर विक्रम के जाने के बाद वो प्रोड्यूसर गुरु से कहता है कि वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो और अपना काम शुरू करो। हम ये मूवी जरूर बनाएंगे और इसका सारा खर्चा मैं देख लूंगा। इसके बाद वो प्रोड्यूसर गुरु के साथ अपने एक आदमी को भी उसकी मदद के लिए भेजता है, जिसका नाम था मिथुन, जो कि पेशे से एक एसोसिएट डायरेक्टर होता है। अब गुरु और उसका फ्रेंड खुशी के साथ वापस अपने घर पर जाने लगते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर उनका प्रोजेक्ट ओके हो चुका है और अब इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसी वक्त अचानक दो लोग बाइक से आकर गुरु की बाइक को इंटेंशनली टक्कर मार देते हैं और जब तक गुरु और उसका दोस्त संभल पाते, इतने में वो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। फिर गुरु उन दोनों से फाइट करने लगता है और इतने में हमें वहाँ उसी प्रोड्यूसर का बेटा विक्रम दिखता है, जो इन लोगों को देखकर फौरन इनकी तरफ बढ़ता है। अब दरअसल बात यह है कि ये आदमी असल में विक्रम के ही आदमी होते हैं और विक्रम ने ही इन दोनों को गुरु पर हमला करने के लिए भेजा हुआ था। लेकिन गुरु उल्टा इन लोगों के साथ साथ इस विक्रम को भी बहुत पीटता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम चाहे जो कर लो, लेकिन मैं ये मूवी बनाकर ही रहूंगा। अब दूसरे दिन गुरु, उसका फ्रेंड मिथुन और एक लड़की, ये चारों लोग उसी गांव में आते हैं जिसके बारे में स्वामी जी ने बताया था। और शॉकिंगली ये लोग उसी बंगलो के पास आते हैं जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब जो आदमी इन चारों को यहाँ तक लाया था वो इनसे कहता है कि सर, ये बंगलो काफी सालों से बंद पड़ा है। हालांकि कुछ साल पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन फिर एक रात अचानक इस घर में कुछ चोर घुस आए और फिर सुबह होने के बाद हम लोगों ने देखा कि सारे लोग मरे पड़े हैं, यानी घर के लोग और साथ में वो लोग भी जो चोरी करने के लिए आए थे। लेकिन ये सब लोग कैसे मर गए और किसने मारा, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इसलिए आप भी थोड़ा संभल कर काम कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ एक चिड़िया भी नहीं आती। अब ये इंसिडेंट सुनने के बाद बाकी लोग बहुत डरने लगते हैं और मिथुन भी गुरु से कहता है कि गुरु, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से बात कर लूंगा कि हम कोई दूसरी जगह शूट करेंगे। लेकिन गुरु उससे कहता है कि अरे नहीं सर, स्वामी जी ने खुद कहा है कि मुझे यहीं पर शूट करना है, इसलिए हमें काम करते हैं कि कुछ दिन यहाँ रुकते हैं और अपनी कहानी को पूरा करते हैं और फिर जब कहानी पूरी हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब मिथुन और बाकी लोगों का मन नहीं था कि वो लोग यहाँ रुकें, लेकिन गुरु के कन्विंस करने पर सभी आखिर में स्टे करने के लिए मान जाते हैं। तो इस तरह से जब ये लोग घर के अंदर आते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि इस घर में मौजूद वो रहस्यमयी सांप इन सभी को ऑब्जर्व करने लगता है, खासकर गुरु को। लेकिन फिलहाल वो इनमें से किसी को कुछ नहीं करता। फिर थोड़ी देर के बाद गुरु के साथ आई वो लड़की ऊपर वाले कमरे में जाकर अचानक जोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी तीनों फौरन उसके पास आते हैं। अब वो लड़की उनसे कहती है कि इस रूम में कुछ गया है, शायद कुछ सांप जैसा। पर जब गुरु वहाँ चेक करता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जब गुरु एक दूसरे कमरे में जाता है तो हमें वही कमरा दिखाया जाता है जिसमें मूवी की स्टार्टिंग में उन लोगों को वो मणि मिली थी। गुरु देखता है कि वो पूरा कमरा जला हुआ है और इसी बीच उसकी नजर एक लड़की की पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अचानक से मदहोश होने लगता है। तभी मिथुन दोबारा से गुरु के पास आकर यही बात करने लगता है कि गुरु, ये घर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडियंस डरेंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ, इसलिए चलो दूसरा लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन गुरु अब भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका मन अब इस जगह में खो चुका था और उसे ये लोकेशन अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। इसके बाद वक्त आता है उस कहानी पर काम करने का, इसलिए अब गुरु उस किताब को पढ़ने लगता है जो स्वामी जी ने उसको दी थी। अब इस किताब में एक रानी की कहानी लिखी होती है, जिसमें उस रानी और एक ब्राह्मण के बीच की लव स्टोरी का जिक्र होता है कि किस तरह से उन दोनों का मिलन हुआ और कैसे उन दोनों का प्यार अधूरा रह गया। थोड़ी देर के बाद एक और स्वामी इस घर के पास आता है। इस स्वामी जी को देखकर वो मिथुन गुरु के फ्रेंड को बुलाकर कहने लगता है कि फटाफट से नीचे बैठ जाओ, स्वामी जी आए हैं। तो गुरु का फ्रेंड कहता है कि अरे यार, हम क्यों नीचे बैठें? लेकिन फिर भी वो नीचे बैठ जाता है और इनको देखकर वो साथ वाली लड़की भी नीचे बैठकर उन स्वामी जी को प्रणाम करने लगती है। इसके बाद वो स्वामी जी गुरु के फ्रेंड भूमि नाथन को एक पार्सल देने लगता है। हाँ दोस्तों, इस मूवी में पहली बार हमें गुरु के इस दोस्त का नाम पता चलता है, जो है भूमि नाथन। अब भूमि नाथन को मिले इस पार्सल में कुछ अजीब ताबीज वगैरह होते हैं, इसलिए वो स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी, आप कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ?
तो वो स्वामी जी कहते हैं कि मैं उसी आश्रम का डिलीवरी बॉय हूँ जहाँ गुरु उन स्वामी जी से मिलने गया था, और मैं ये ताबीज लाया हूँ जो स्वामी जी ने तुम चारों को पहनने के लिए दिया है। अब ये सुनते ही भूमिनाथन मिथुन को बहुत ही गुस्से में देखने लगता है और उससे कहता है कि एक कुरियर बॉय को इतना रिस्पेक्ट देने लगे तुम। इसके बाद ये चारों उन ताबीजों को पहन लेते हैं, जिसके बाद मिथुन कहता है कि अब कोई भी भूत हमारे पास नहीं आ सकता। फिर उसी रात हम देखते हैं कि गुरु अपनी स्टोरी के बारे में बाकी लोगों को एक्सप्लेन करता रहता है, और इन्हीं बातों ही बातों में वो प्रोड्यूसर गुरु को कॉल करता है, जिसके बाद गुरु थोड़ा साइड में जाता है और उस प्रोड्यूसर से बात करने लगता है। फिर फोन पर वो प्रोड्यूसर उससे मूवी की कहानी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ तक पहुंची, तो गुरु उस प्रोड्यूसर से यही कहता है कि सर मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, हम लोग जल्द ही स्क्रिप्ट का काम पूरा कर लेंगे। जिस पर प्रोड्यूसर भी कहने लगता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अब इसी बीच हम फिर से नोटिस करते हैं कि वो सांप अभी भी गुरु पर नजर रखे हुए था, और तभी सडनली उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसके बाद गुरु वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी तीनों टीम मेंबर्स आकर गुरु को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि पूछने पर गुरु यही कहता है कि पता नहीं वो कैसे बेहोश हो गया। अब दूसरे दिन वो मिथुन उस रानी के फोटो के सामने खड़ा रहता है, और फिर वो भूमिनाथन से कहता है कि मुझे लगता है कि इस घर में इसी लड़की की आत्मा होगी, और इसी लड़की की आत्मा ने गुरु को उस कमरे में बंद कर दिया होगा। फिर वो कहता है कि अगर ये वही बुरी आत्मा है तो जैसे ही मैं अपना ताबीज खुद से दूर कर दूंगा तो ये मेरे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से वो अब स्वामी जी के ताबीज को निकाल देता है। फिर ऐसा करते ही उसी वक्त इस घर में उसी रानी के वेश में एक लड़की आने लगती है, जिसे देखकर भूमिनाथन, उसकी फ्रेंड और मिथुन बहुत डरने लगते हैं। अब भूमिनाथन मिथुन को बहुत डांटता है कि अरे यार तुम क्या पागल इंसान हो, आखिर तुमने वो ताबीज क्यों निकाल दिया। अब देखो सच में वो भूत इस घर में आ गई। लेकिन तभी इन लोगों को पता चलता है कि ये लड़की तो असल में एक एक्ट्रेस है, और इस लड़की का नाम होता है रिया। साथ ही इस रिया को गुरु ने ही यहाँ पर बुलाया होता है, और इस रिया के साथ एक मेकअप मैन भी होता है जो एक आदमी कम और औरत ज्यादा लगता है। फिर आगे गुरु इस रिया के साथ कुछ स्क्रीन टेस्ट करता है, जिसके बाद रिया की एक्टिंग को देखकर गुरु डिसाइड कर लेता है कि इस कहानी में रिया ही रानी का कैरेक्टर निभाएगी। फिर दूसरे दिन गुरु उस रिया को उस रानी का कैरेक्टर समझाने लगता है कि किस तरह से वो रानी अपने प्यार के लिए तड़पती है, और इस तरह से वो उससे कहता है कि तुम ऐसे अपने प्यार को याद करके एक अच्छा सा डांस करो, साथ ही उस डांस में एक दर्द होना चाहिए और दुख भी होना चाहिए, जैसे तुम अपने प्यार की याद में तड़प रही हो। लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी रिया उस कैरेक्टर को फील ही नहीं कर पाती, और ना ही उस फील के साथ किसी तरह का कोई डांस मूव कर पाती है, जिस वजह से गुरु उस रिया को बहुत डांटने लगता है। लेकिन तभी मिथुन गुरु के पास आकर उससे कहता है कि गुरु तुम एक डायरेक्टर हो, पहले तुम करके दिखाओ एक्ट्रेस को, तभी तो उसे इस मूवी का कैरेक्टर समझ में आएगा। तो मिथुन के कहने पर गुरु उसी तरह से उस कैरेक्टर को अच्छे से फील करके जबरदस्त तरीके से डांस करने लगता है। अब ये देखकर भूमिनाथन तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि गुरु आखिर तुमने ऐसा डांस कब सीखा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि रिया के पास जो मेकअप मैन होती है वो विक्रम को फोन करके कहती है कि सर उस किताब को मैंने हासिल कर लिया है, इसलिए आप फौरन यहाँ पर आ जाइए, मैं अभी आपको वो बुक दे दूंगी। अब इसी बीच ये मेकअप मैन इस किताब को बस ऐसे ही ओपन करके पढ़ने लगती है कि आखिरकार इस किताब में ऐसी कौन सी कहानी है, और तभी हम देख पाते हैं कि वो सांप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है और सीधा मेकअप मैन के पास आकर उसको डसकर मार देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग वहां आते हैं तो सामने उस मेकअप आर्टिस्ट की लाश को देखकर इन सभी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी मिथुन गुरु से कहता है कि हमें ये बात फौरन प्रोड्यूसर सर को बतानी होगी, लेकिन गुरु उससे कहता है कि नहीं सर, अगर हम ये बात प्रोड्यूसर साहब को बताएंगे तो वो ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही स्टॉप कर देंगे। हालांकि मिथुन उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं बात कर लूंगा, वो प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेंगे, सिर्फ लोकेशन दूसरी बता देंगे, फिर हम वहीं चलकर आगे का काम पूरा करेंगे। इस तरह अब मिथुन उस प्रोड्यूसर को फोन करके इस हादसे के बारे में बताने लगता है। अब पहले तो प्रोड्यूसर उस किताब के बारे में पूछने लगता है तो मिथुन उससे कहता है कि सर वो किताब तो सेफ है। इसके बाद प्रोड्यूसर उससे कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, और अब एक काम करो कि सारे लोग मिलकर उस लाश को कवर कर दो और वहीं कहीं दफना दो, ताकि ये बात बाहर ना फैले और अपने काम पर कोई असर ना पड़े। फिर वो आगे कहता है कि गुरु से कहना कि वो डरे नहीं, बाकी पुलिस की फिक्र तुम लोग मत करना, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम लोग बस अपने काम पर फोकस करो।
तो इस तरह से ये लोग मिलकर उस मेकअप मैन को किसी जगह पर दफना देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस हादसे के बाद गुरु बहुत ही डिमोटिवेटेड हो जाता है। फिर उसी वक्त उस प्रोड्यूसर का ड्राइवर गुरु को फोन करके कहता है कि सर, प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं, इसलिए अगर आप बाहर आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरह से जब गुरु बाहर जाता है तो वो विक्रम पीछे से इस घर के पास आकर उस किताब को ढूंढने लगता है, यानी वो उस किताब को लेने ही वहां पर आया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो विक्रम एक कमरे में किसी चीज को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु अपनी बाइक से उस जगह पर पैसे लेने आता है जहां उस आदमी ने उसे बुलाया था। लेकिन तभी कुछ लोग गुरु के पास आकर उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। और फिर जब गुरु बहुत ही जख्मी हो जाता है तो हम नोटिस करते हैं कि उसके शरीर में अचानक वही सांप वाली स्पिरिट आ जाती है और उन गुंडों का सामना करने लगती है, जिससे डरकर वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और अब तक वो लोग गुरु को देखकर समझ जाते हैं कि उसके अंदर कोई शक्ति है, क्योंकि इतने आदमियों से अकेले लड़ना एक इंसान के बस की बात तो नहीं थी। अब ये सब कुछ होने के बाद गुरु वापस इस घर के पास पहुंच जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो सांप उसके साथ साथ यहाँ तक आया है और गुरु के साथ ही वो उस घर के अंदर भी जा रहा है। लेकिन जब गुरु इस घर के अंदर आता है तो वो सांप इसको नजर नहीं आता। अब इतना सब होने के बाद गुरु ये तो समझ गया था कि उस सांप के साथ जरूर इस घर का कोई ना कोई लेना देना है, इसलिए अब वो उस सांप को आवाज लगाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम कोई मामूली सांप नहीं हो, तुम एक शक्ति हो और तुमने ही मेरी जान बचाई। अब बताओ कि कहाँ हो तुम और कौन हो तुम। अब गुरु की इस हरकत को देखकर बाकी लोग भी गुरु को संभालने लगते हैं कि अरे गुरु, तुम्हें क्या हो गया, अपने आप को संभालो और तुम किससे बातें कर रहे हो। लेकिन उल्टा गुरु इन लोगों को समझाने लगता है कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं मेरे साथ कुछ न कुछ हो रहा है। वो कहता है कि याद है तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि मैंने उस दिन क्या डांस किया, लेकिन सच तो यह है कि मुझे याद ही नहीं कि कब मैंने उस डांस को किया। साथ ही तुम लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन उस वक्त मेरी आंखें नीली थी और आज एक सांप ने मेरी जान बचाई, जबकि मुझे नहीं पता कि मैंने उन लोगों का सामना कैसे किया। अब ये लोग पूछते हैं कि तुमने किसका सामना किया, आखिर किसकी बात कर रहे हो। तो गुरु कहता है कि विक्रम के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा था। पर तभी अचानक मेरे शरीर में कुछ हुआ और मैं उन लोगों से लड़ने लगा, लेकिन वो शक्ति मेरे अंदर कैसे आई मुझे नहीं पता। इसके बाद वो कहता है कि लड़ाई के बाद जब मैं ठीक हुआ तो वो सांप मेरे सामने था और मेरे साथ साथ वो सांप इस घर तक भी आया, लेकिन अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो प्रोड्यूसर का बेटा विक्रम अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहता है कि तुम लोग उस घर पर जाकर उस गुरु को मार दो। लेकिन इस पर विक्रम की जीएफ उससे पूछती है कि तुम भी तो वहां पर गए थे ना, तो तुम ही मार देते। तो विक्रम उससे कहता है कि उस घर में मैंने एक शक्ति को देखा था, एक तरह से वो एक इंसानी सांप था और शायद वो सांप ही उस गुरु की जान बचा रहा है। इसलिए अब यही कंफर्मेशन करने के लिए मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ कि जो मैंने देखा वो सच था या फिर मेरा भ्रम। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसके कहने पर विक्रम के 2 आदमी गुरु के कमरे में चोरी चुपके घुसने लगते हैं ताकि वो उसे जान से मार सके। लेकिन तभी अचानक एक अनजान शक्ति इन दोनों लोगों को रोकने लगती है और साथ ही गुरु को मारने नहीं देती, जबकि कोई भी इन दोनों को नजर ही नहीं आता। सुबह होने के बाद घर में रह रहे बाकी लोगों को घर के बाहर 2 फोन्स मिलते हैं, जिसके बाद गुरु जब उन फोन्स को चेक करता है तो उन दोनों फोन्स पर विक्रम फोन कर रहा होता है। और जैसे ही गुरु उस फोन को पिक करता है तो विक्रम सामने से कहता है कि कहाँ हो तुम दोनों, आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे, बताओ काम हुआ या नहीं, क्या तुमने गुरु को मार दिया। अब ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। साथ ही गुरु समझ जाता है कि कल रात 2 बंदे इसको मारने के लिए यहाँ आए थे और वो बंदे विक्रम के ही लोग होंगे, लेकिन वो उसे मार नहीं पाए क्योंकि उस शक्ति ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। अब बाकी लोग भी गुरु की बातों पर यकीन करने लगते हैं कि हाँ, सच में इस घर में कोई शक्ति है जो गुरु को बचा रही है। लेकिन सच तो ये था कि अभी तक वो शक्ति किसी को भी नजर नहीं आई थी। खैर, अब इसके बाद गुरु अपनी मूवी की कहानी पूरी करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की अचानक से गुरु के पास आकर उसके बालों को संवारने लगती है, जबकि गुरु को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अब इस सब से तो ये साफ हो जाता है कि जिस शक्ति के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, या तो वो शक्ति यही लड़की है या फिर उस शक्ति का इस लड़की से जरूर कुछ लेना देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु दोबारा उस जले हुए कमरे में आकर उस सांप को बुलाने लगता है कि कहाँ पर हो तुम, प्लीज मुझे एक बार नजर आओ, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, कौन हो तुम, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। लेकिन जब उसके ऐसा बोलने पर वहाँ कुछ नहीं होता
तो वो आखिर में कहता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और उसके ऐसा कहते ही अचानक वही लड़की गुरु को आवाज लगाने लगती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें नजर तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरी आवाज तुम सुन सकते हो। लेकिन मेरे बारे में जानने से पहले तुम खुद के बारे में जानो, और ऐसा मैं तुमको तुम्हारे ही बारे में बताकर याद दिलाऊंगी। तो इस तरह से वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि काफी सालों पहले मैं सिल्वरपुरी की रानी हुआ करती थी और हमारे राज्य से काफी दूर एक और राज्य था। वो कहती है कि मेरे पिताजी का नाम रंगराजा था, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन वो दूसरे राज्य का राजा सिंघवरायन हमारे पिताजी के एकदम विपरीत था और किसी भी भगवान को नहीं मानता था, और इसी वजह से वो मेरे पिता से चिढ़ता भी था, जिसको लेकर उसने एक दिन हमारे राज्य पर हमला कर दिया और फिर काफी दिनों तक जंग चलने लगी। फिर उस लड़ाई में हमारे काफी सारे सैनिक मारे जाने लगे। तो इसी बीच एक रात हमारे राज्य मंत्री हमारे राजा के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगे कि महाराज, हमारे पास अब इतने सैनिक नहीं हैं कि हम इस युद्ध को जीत सकें, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग उस दूसरे राज्य से समझौता कर लें। तो इस तरह से वो मंत्री इस लड़की यानी पंचमा देवी के पिता को बहुत समझाने लगता है। तो आखिर में राजा भी उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम दूसरे राजा को संदेश भेज दो, मैं उस राजा से मुलाकात करूंगा। तो इस तरह से पंचमा देवी का पिता दूसरे राजा के पास पैगाम भिजवाता है और उसके बदले वो राजा इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए काफी सारी कंडीशंस को इनके सामने रख देता है। फिर ना चाहते हुए भी उन सारे कंडीशंस को पंचमा देवी का पिता मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अब बात ये थी कि ये समझौता उस राज्य के नरसिम्हा नाम के एक बाशिंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जो कि एक ब्राह्मण होता है। लेकिन वो अब इस चीज को लेकर अपने कुछ लोगों के साथ इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगता है, जिसे देखकर वो दूसरे राज्य का राजा इस नरसिम्हा को और इसके साथियों को जेल में डलवा देता है। और इसी जेल में बैठकर ये नरसिम्हा काफी दिनों तक तपस्या करता रहता है। खैर, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी जगह पर खुदाई करने का काम कर रहे होते हैं और तभी एक बंदे को वहां एक चमकती हुई मणि नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उस मणि को अपने हाथ में लेने लगता है, वैसे ही उसका हाथ जलने लगता है और इस सब से वहां पर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है कि पास में मौजूद पंचमा देवी और उसकी सहेलियां भी उस आदमी की चीखें सुन लेती हैं। इसके बाद पंचमा देवी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंचती हैं और देखती हैं कि जिस आदमी ने उस मणि को छुआ था वो खुद जल रहा था। लेकिन जैसे ही ये देखकर पंचमा देवी भी उस मणि को छूती है तो बाकी लोग उससे मना करने लगते हैं कि ऐसा मत करो, इसमें खतरा है। लेकिन शॉकिंगली मणि को छूने के बाद इस राजकुमारी को कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद पंचमा देवी की एक सहेली यही सोचने लगती है कि इसका मतलब वो आग इस मणि से नहीं लगी होगी, और यही सोचकर वो भी जब उसे छूने लगती है तो उसके हाथ को भी आग लगने लगती है। अब पंचमा देवी फौरन उस आग को बुझा देती है और उसको उस मणि से दूर रहने को कहती है। खैर, बाद में पंचमा देवी एक गुरु के पास जाकर उस मणि के बारे में पूछताछ करने लगती है कि आखिर ये चीज क्या है। तो वो गुरुजी पंचमा देवी का पास्ट और फ्यूचर देखकर उससे कहता है कि पंचमा देवी अपने पिछले जन्म में नाग देवता की बेटी थी और कुछ कारणों की वजह से वो श्रापित हो गई। साथ ही ये पंचमा देवी का तीसरा जन्म है और ये मणि उसी की है। इसके बाद वो आगे कहता है कि जिसके पास ये मणि होगी वो राज्य खुशहाली से भर जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पंचमा देवी ही अपने राज्य की रानी बनती है। फिर एक दिन दूसरे राज्य का वो राजा पंचमा देवी के पास आकर उससे शादी की बात करते हुए उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन पंचमा देवी इस राजा को एक तगड़ा जवाब देने लगती है और खुद को हाथ तक लगाने नहीं देती। फिर जैसा कि उस गुरुजी ने कहा था, पंचमा देवी को अब कोई नहीं हरा पाता और उल्टा अब वही दूसरे राजा पर हमला करके उससे अपना पूरा राज्य वापस ले लेती है। जिसके बाद वो जेल में कैद काफी सारे कैदियों को रिहा कर देती है, जिसमें वो नरसिम्हा भी होता है। अब रानी पंचमा देवी के बारे में सुनने के बाद ये नरसिम्हा बहुत खुश होता है कि उसके राज्य को आखिरकार एक इंसानियत की राह पर चलाने वाला शासक मिल ही गया। इसके बाद वो उससे पर्सनली मिलने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन रानी के सैनिक उसको मिलने नहीं देते। हालांकि इसके बावजूद भी ये नरसिम्हा जबरदस्ती पंचमा देवी के पास जाता है। अब इस नरसिम्हा ने कुछ चीजें लिखी होती हैं, वो भी तालपत्र में, इसलिए अब वो सारे तालपत्र उस पंचमा देवी को देने लगता है। असल में उस तालपत्र में नरसिम्हा ने इस राज्य के फ्यूचर के बारे में लिखा होता है। फिर पंचमा देवी उसी नरसिम्हा के बारे में अपने पिताजी को बताती है, जिसे सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, क्योंकि नरसिम्हा के बारे में उन्होंने पहले भी सुना था कि वो एक बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए अब वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम उसी नरसिम्हा से शादी कर लो, वही तुम्हारे लायक है। इस तरह अब पंचमा देवी और नरसिम्हा लगातार मुलाकातें करने लगते हैं और उसी तरह से एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं।
लेकिन इन दोनों का मिलन मंत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि एक मामूली सा आदमी यहाँ की रानी के साथ रिश्ता कैसे बना सकता है। इसलिए अब नरसिम्हा को मारने के लिए वो मंत्री नरसिम्हा को उस मणि के पास लाकर उसे उसको छूने के लिए कहता है। लेकिन शॉकिंगली मणि को छूने के बाद नरसिम्हा को आग नहीं लगती और उसे कुछ भी नहीं होता। फिर ये देखकर उस मंत्री के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि इस नरसिम्हा को रास्ते से हटाने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा। उधर पंचमा देवी भी नरसिम्हा के हाथ में उस मणि को देखकर सोच लेती है कि यही इसका सोलमेट है। फिर वो मंत्री दूसरे राज्य वालों से हाथ मिलाकर पंचमा देवी और नरसिम्हा को मारने का प्लान बनाता है, जिसके बाद वो एक दिन साजिश के तहत पंचमा देवी को किसी जगह पर लाता है। जबकि दूसरी तरफ नरसिम्हा को भी पता चल जाता है कि पंचमा देवी की जान खतरे में है, इसलिए वो भी फौरन वहां के लिए निकल जाता है। अब इस तरफ वो मंत्री मौका देखकर पंचमा देवी की पीठ में खंजर घोंप देता है, जबकि जख्मी हालत में ही पंचमा देवी उस बंदे से फाइट करने लगती है। अब इसी बीच नरसिम्हा भी यहाँ आकर इस आदमी से फाइट करने लगता है और जैसे ही पंचमा देवी पहाड़ से गिरने वाली होती है तभी वो नरसिम्हा उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी मौका देखकर वो मंत्री नरसिम्हा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और ये चीज रानी सहन नहीं कर पाती और ऊपर से वो काफी घायल होती है, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से अपने राज्य में आती है और उस मणि को और एक किताब को एक बक्से में बंद करके अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन मरने से पहले वो प्रण लेती है कि जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, और जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मैं ही इस मणि की देखरेख करूंगी। तो इस तरह प्रेजेंट डे पर पंचमा देवी अपनी यही कहानी गुरु को बताने लगती है और साथ ही वो उससे ये भी कहने लगती है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो मुझे एहसास हो गया था कि कोई मेरा अपना यहाँ पर आया है और उसी दिन से मैं तुम्हारे ही आसपास हूँ। इस तरह अब गुरु को समझ में आता है कि हर रात जो उसको ख्वाब नजर आते हैं वो असल में उसके पिछले जन्म से जुड़े हुए थे। अब गुरु उससे पूछता है कि तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देती, तो पंचमा देवी कहती है कि जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी, और जिस तरह से तुम्हारा नया जन्म हुआ उसी तरह से उस मंत्री का भी नया जन्म हुआ होगा। क्योंकि मेरी मौत लिखित नहीं थी इसलिए मुझे इस जन्म में उसे मारना होगा ताकि मेरा बदला पूरा हो पाए। खैर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो विक्रम एक तांत्रिक के पास जाकर कुछ शक्तियां हासिल कर लेता है और यही शैतानी शक्तियां हासिल करके वो आखिर में उस बंगलो के पास आता है और वो सीधा उस पंचमा देवी को बुलाने लगता है कि अब आओ तुम मेरे सामने, तुम जो कोई भी हो अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और इस तरह जब विक्रम गुरु को मारने की कोशिश करने लगता है तो पंचमा देवी उस विक्रम को रोकने लगती है। इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस बीच वो पंचमा देवी किसी को भी नजर नहीं आती सिवाय विक्रम के, और आखिर में पंचमा देवी की ताकत के सामने विक्रम हार मान जाता है, जिसके बाद वो उसे मार देती है। और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि इस विक्रम का भी ये दूसरा जन्म है और विक्रम वही था जो पिछले जन्म में मंत्री हुआ करता था। तो इस तरह अब विक्रम के मरने के बाद पंचमा देवी अपने असली रूप में आती है, जिसके बाद सारे लोग पंचमा देवी को देख पाते हैं। फिर आखिर में गुरु पंचमा देवी को वो किताब वापस करने लगता है जिसमें यही लिखा होता है कि पंचमा देवी का प्यार उसे नहीं मिलेगा। इसके बाद पंचमा देवी दुखी होकर वो मणि और उस किताब को वहीं पर रखकर जंगलों में कहीं जाने लगती है और देखते ही देखते आसमान में जाने लगती है। लेकिन तभी गुरु के उस मणि को छूते ही पंचमा देवी जमीन पर ही रुक जाती है, जिसके बाद वो फौरन दौड़ते हुए पंचमा देवी के पास जाता है। इसके बाद पंचमा देवी को गुरु के अंदर अपना नरसिम्हा नजर आने लगता है क्योंकि वो उसका पुनर्जन्म था। अब एक्चुअली बात यह है कि उस किताब का एक पन्ना फट चुका होता है जिसमें ये बात लिखी होती है कि फाइनली पंचमा देवी का प्यार उसे मिल जाएगा, वो भी नरसिम्हा के दूसरे जन्म के रूप में। और इस तरह से इन दोनों का मिलन हो जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। लेकिन अगर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।